प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी परिवार की तुलना शाही खानदान से की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया गया, उससे सारे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बाहर निकली सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थकान का जिक्र किया। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. इसके बाद बीजेपी इस बयान पर टूट पड़ी। सबने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर याद दिलाया कि मोदी सरकार कब कब राष्ट्रपति का अपमान करती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद ये पहला मौका है जब सत्र शुरू होने से पहले विदेश से देश में आग लगाने की कोशिश नहीं हुई। संसद के बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2014 में उनके सत्ता की बागडोर संभालने के बाद ये पहला सत्र है जब विदेश से कोई चिंगारी नहीं देखी गई। हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। मोदी ने नाम लिए बगैर कहा कि हर बार सत्र से पहले कोई न कोई विदेशी ताकत देश के खिलाफ खबरें प्लांट करती थी। इसका असर ये होता था कि कुछ एक विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को उठाकर सदन नहीं चलने देती थी। बाहरी ताकतें जो पैसा देकर के कुछ हवा देकर के भारत के वातावरण को, भारत के अमन चैन शांति और विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। तो अगर चिंगारी आती है तो ये तो इनकी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है कि उस चिंगारी को आने दिया गया। प्रधानमंत्री ने ऐसी घटनाओं को आने के संजोग नहीं प्रयोग बताया है। जाहिर है अब बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी ताकतों का जिक्र कर विपक्ष को फिर से टकराव का एक नया बिंदु सुलभ करा दिया। दिल्ली में दलित बौद्धिकों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने माना कि 90 के दशक में दलितों और पिछड़ों ने कांग्रेस का भरोसा खोया है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने किसी प्रधानमंत्री या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना कि इंदिरा गांधी के बाद दलितों, पिछड़ों में कांग्रेस के प्रति भरोसा कम हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई। राहुल जी ने कहा है तो कुछ बात है, तभी उन्होंने ऐसी बात कही। कमियां तो रही हैं और अभी भी पूरी करनी पड़ेंगी। गैर कांग्रेसी नेताओं का भी मानना है कि इसी वजह से दलित और पिछड़े, साथ में अल्पसंख्यक वोट भी कांग्रेस से छिटकते गए। देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी महर में आते आते। जो हुआ है वो उनको भी पता है कि किस तरह उनकी जो है पूरी सरकार जो है और सिर्फ सीमित लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ी थी और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अहित इन वर्गों का, और ये वर्ग भी अब समझ गए कि ऐसे लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। स्वीकार करने से वापसी नहीं हो पाएगी। जो नुकसान हुआ है स्वीकार करने से पाप नहीं धुलेंगे। कांग्रेस का चेहरा हमेशा बैकवर्ड और ऐसी विरोधिता, इसीलिए क्षेत्रीय दल पैदा हुए जिन्होंने कांग्रेस को विभिन्न सूबों में समाप्त किया। हालांकि कांग्रेस के सहयोगी मानते हैं कि राहुल अब सही रास्ते पर लौट रहे हैं और जातिगत जनगणना से ही इन सवालों के हल मिलेंगे। इस ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने स्वीकारोक्ति की है, तो मैं समझता हूं उसके बाद उनको भी पता है कि उनका आगे का ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। वैसे 90 के दशक में ही सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन बाबरी मस्जिद की टूटन और बीपी सिंह के मंडल की वजह से पिछड़े और अल्पसंख्यक कांग्रेस से दूर होते चले गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। उसके ठीक पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा पर एक आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे में ये कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय साल के दौरान अर्थव्यवस्था की रफ्तार
6.4% रहने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2024-2025 में 6.4% रहेगी। इकोनॉमी की रफ्तार 2025-2026 में 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। There is a global economic activity index of the Federal Reserve Bank of Dallas, which has been coming down since 2023. संसद में शनिवार को पेश होने वाले बजट से ठीक पहले इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में रफ्तार दोबारा बहाल करने के लिए ये जरूरी होगा कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे ने आगाह भी किया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को जंतर मंतर पर आकर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी थी, लेकिन 1 घंटा इंतजार करने के बाद दीक्षित वापस लौट गए। शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर समय का चक्र घूम गया। कभी इसी ऐतिहासिक जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बहस की चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल आज लाइन के दूसरी तरफ खड़े थे। इस बार बहस की चुनौती केजरीवाल को दी गई और ये चुनौती दी शीला दीक्षित के बेटे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने। इसके लिए जंतर मंतर पर बाकायदा एक मंच भी लगाया गया और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी पहुंचे। कि एक साधारण व्यक्ति के सवाल का जवाब देने के लिए भी आपके पास हिम्मत नहीं रही। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जनता तो अपना जवाब देगी और 8 तारीख को जिस तरह शाम को रिजल्ट आएगा, मैं आशा करूंगा कि सुप्रिया जी आप हैं, कांग्रेस के लोग हैं, गांधी जी आप पंजाब मत जाइएगा। 9 या 10 तारीख को जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो आप सब उसी तरह इस मंच पे बैठिएगा। ना साफ हवा है, ना साफ पानी है, सड़कें खराब हैं, बच्चों के स्कूल खराब हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे सवाल पब्लिक ने संदीप जी से को बोले हैं कि आप पूछिए केजरीवाल जी के, हमारे लिए पूछिए। तो आज संदीप जी उन्हीं के लिए पूछ रहे हैं। जैसी कि संभावना थी, शीला दीक्षित की तरह ही अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर नहीं पहुंचे। संदीप दीक्षित ने करीब 1 घंटे तक केजरीवाल का इंतजार किया। संदीप दीक्षित ने पहले ही उनके सामने 5 सवालों का ऐलान कर रखा था, लेकिन केजरीवाल उनका जवाब देने नहीं पहुंचे। कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यमुना नदी को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच टकराहट जारी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज अपना दूसरा जवाब पत्र चुनाव आयोग को सौंपा है। अब फैसला चुनाव आयोग को करना है। अरविंद केजरीवाल के जवाब से असंतुष्ट चुनाव आयोग ने उन्हें दूसरा जवाब देने को कहा था। 11 बजे की समय सीमा से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता आयोग के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सजा देनी है आप सजा दे दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल के पक्ष को सुना और आयोग उनके जवाब को पढ़कर अपना फैसला बताएगा। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर यमुना को लेकर राजनीति करने को लेकर घेरा। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। दिल्ली चुनाव में कैंपेन के लिए 3 दिन और बचे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यमुना मुद्दा ऐसा है जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों को सूट कर रहा है। आज से शुरू हुए राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के लिए आधुनिक तौर तरीकों के साथ प्राचीन पद्धतियों का भी सहारा लिया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन बजट सत्र के पहले दिन की सबसे खास बात इस सदन की कार्यवाही का पूरी तरह से पेपरलेस होना था। यहाँ तक कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी टैबलेट से पढ़कर अपना संबोधन दिया। राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए सदन में ई बुक लगा दी गई है। प्रश्न पूछने से लेकर जवाब मिलने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
एप्लीकेशन नेशनल ई विधान के जरिए की जाएगी। देश में विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस करने वाला नागालैंड पहला राज्य था। अब राजस्थान का नाम भी उस सूची में शामिल हो गया है। ये समय की मांग थी और बहुत ही बोलना चाहिए अच्छा, शानदार और जानदार है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र केवल पेपरलेस होने की वजह से नहीं बल्कि अपने वास्तु दोष को ठीक करने की वजह से भी चर्चाओं में है। पिछले कुछ सालों से 200 विधायक सदन में एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। इसी वजह से इस बार सदन में विधायकों के प्रवेश के लिए पश्चिमी द्वार की जगह पूर्वी द्वार को चुना गया है और सदन के भीतर का कलर हरे रंग से गुलाबी रंग में बदल दिया गया है। सदन किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है। इसमें पक्ष विपक्ष अगर एक कंसेंसस बनाकर निर्णय लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ भविष्य के लिए बेहतर होगा। बजट सत्र का पहला दिन आरोप प्रत्यारोप के नाम रहा। विपक्ष ने राज्यपाल पर सत्ता पक्ष के लिए कसीदे पढ़ने का आरोप लगाया तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के बयानों को बेवजह राजनीति करने की आदत करार दिया है। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार स्कूली बच्चों के आहार के साथ समझौता कर रही है। मध्यम भोजन योजना के तहत अंडे और फल सरकार पहले स्कूली बच्चों को दिया करती थी, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए धन देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों के मिड डे मील में अब अंडे और फल नहीं होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए पैसे देने से इनकार कर दिया है। फडणवीस सरकार के इस नए आदेश को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि महायुति सरकार का कहना है कि अगर स्कूल अपने साधनों से ये पैसे जुटा लें तो वे बच्चों को फल और अंडे दे सकते हैं। कांग्रेस ने सरकार द्वारा जारी जीआर को रद्द करने की मांग की है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि सरकार के इस फैसले को गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी ले रही है। मेरे विरोधी दल के मित्रों से मुझे इतना ही कहना है कि बच्चों को तो राजनीति से आप छोड़ दें। कुल 11-12 चीज़ें उस लिस्ट में हैं जो इसके पहले दी जाती थी, वो अब भी दी जाने वाली है। उसमें जैसे होटल में खाने के बाद डेजर्ट होता है, मीठी चीज़ें होती है, उसी तरीके से इसमें वो मीठी चीज़ें बढ़ाई गई है और ये कहा गया है कि वो सरकार की तरफ से दी तो जाएगी पर और इसमें लोक सहभाग भी बढ़ाया जाए। मिड डे मील योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है। अंडे और फल बच्चों के लिए आवश्यक प्रोटीन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इनकी अनुपस्थिति से उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद हो रही आलोचना के बाद देखना होगा कि क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। उत्तराखंड के नैनीताल दुग्ध संघ की बोर्ड बैठक हल्द्वानी जेल में होने जा रही है। इस बैठक की अनुमति पॉक्सो कोर्ट से ली गई है क्योंकि दुग्ध संघ के अध्यक्ष पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद है। हल्द्वानी की इस जेल में 5 फरवरी को नैनीताल मिल्क फेडरेशन बोर्ड की बैठक होने जा रही है क्योंकि फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश बोरा दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। बोरा के वकील ने कोर्ट से बैठक की इजाजत ली है। जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके लिए जो भी औपचारिक तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। कानून के जानकारों के अनुसार बोर्ड बैठक को बुलाना अध्यक्ष का अधिकार है और इसी के तहत न्यायालय ने अनुमति दी है। अगर किसी पक्ष को इस पर आपत्ति है तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। किसी को भी अपनी पैरोल से के संबंध में या फिर किसी भी संबंध में आपको कोई भी परेशानी है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं या कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो कोर्ट का जुडिक्शन होता है। यहाँ पे कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है। कांग्रेस इस मामले पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार नहीं सर्कस चल रहा है उत्तराखंड में। देश के अंदर सर्कस चल रही है या सरकार शासन प्रशासन परमिशन दे रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर उस अपनी महिला कर्मचारी और उसकी नाबालिग बच्ची के साथ 3 साल तक दुराचार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शायद ये पहली बार है कि जेल में किसी फेडरेशन बोर्ड की बैठक हो रही है। सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप की वजह से जेल में बंद मुकेश बोरा को अब तक सरकार ने पद से क्यों नहीं हटाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। उत्तराखंड के बाद बिहार में अब भाजपा ने यूसीसी लागू करने की मांग की है। वहीं इनके सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बयान ने बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड की तर्ज पे बिहार में भी समान आचार संहिता यानी यूसीसी लागू हो। बीजेपी यह मांग पुरजोर तरीके से उठा रही है। उसमें सब लोगों को आगे आकर करके उसमें पूरे देश में अगर लागू होगा तो बिहार उसी देश का हिस्सा है, उसी देश का राज्य है, तो बिहार भी है
जिसमें जो है से ये समानता का अधिकार सब लोगों को मिलना चाहिए। बीजेपी के इस पेशकश को जेडीयू ने फौरन ठुकराते हुए इसे एनडीए का नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंडा बताया। हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड साफ साफ मानती है कि यूसीसी समाज के लिए बहुत खतरनाक है और हमारा देश जो मल्टी कंपोजिट कल्चर का देश है और जिसमें हर क्षेत्र के लोगों का अपना अपना कल्चर है, इसमें यूसीसी के लिए बात करना समाज को तोड़ने जैसा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, इसलिए ये बयान बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा करते हैं। भले इस बयान पे अमल न हो, लेकिन ये बड़े पैमाने पर वोटों पे असर जरूर डाल सकते हैं। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने दावा किया है कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के ऊपर विवाद खड़ा हो गया है। ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर मनमानी का आरोप लगाया है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है। उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना कर वैराग या संन्यास न दे करके सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में अखाड़ा परिषद उतर आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा तो अजय दास पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अजय दास के दावे को खारिज करते हुए कहा कि 2017 में अजय दास को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया था। दिल्ली रणजी में रेलवे के खिलाफ विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए तो उनके लाखों फैंस को मायूसी जरूर हुई, लेकिन हिमांशु सांगवान, जिस खिलाड़ी ने उन्हें आउट किया, ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। घरेलू क्रिकेट से 13 साल के अज्ञातवास के बाद हस्तिनापुर में कोहली की पारी विराट नहीं हो सकी। रेलवे के गुमनाम से गेंदबाज हिमांशु सांगवान ने विराट का विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन हिमांशु के इस खास विकेट ने इस रणजी मुकाबले में जान डाल दी। रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत जैसे कई स्टार्स की तरह विराट रणजी की जरूरी पारी में फेल हो गए और इसका दर्द उनके फैंस के चेहरों पर साफ दिखा। तो कम से कम शतक मिल जाता तो मजा आ जाता। बढ़िया बॉलर था जो सांगवान, उसने अच्छा विकेट लिया विराट कोहली का, पर अच्छा नहीं लगा हमें। अच्छा नहीं लगा। विराट के खेलने से दिल्ली के रणजी मैच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोहरत हासिल हो गई। मैच में मैदान पर इतने दर्शक आए जिसकी अधिकारियों को उम्मीद भी नहीं थी। हर उम्र और तबके के ये अनूठे फैंस ही हैं जो कोहली का कद विराट करते हैं। यही इस गेम की ताकत भी है। अच्छा, विराट को जैसे रणजी खेलने के लिए बोला गया, एज ए फैन आपको अच्छा लगा या आपको लगा कि नहीं मतलब ठीक? नहीं, इट्स डेफिनेटली इट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, फॉर बीसीसीआई एंड फॉर विराट हिमसेल्फ, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैं मानूंगा थोड़ा सा स्ट्रगल तो जरूर कर रहे हैं एंड रणजी में खेल के आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप मैच देखिए और बहुत अच्छा मैच होने वाला है और हमारे सर आज 100 मार रहे हैं। विराट के रणजी खेलने के असर और सुर्खियों से अधिकारी, आयोजक और फैंस अचंभे में हैं। अधिकारी सोचने लगे हैं कि ये रणजी को चमकाने का एक फॉर्मूला हो सकता है।